चलो ठीक है, देखते हैं। अब तुम्हारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। क्या नाम है चैप्टर का? नाम क्या है? हिस्टोग्राफी। कहां का हिस्टोग्राफी है ये भाई? वेस्टर्न का। कहां का? वेस्टर्न मतलब क्या होता है? विदेशी लोग। वह से वेस्टर्न होता है, वह से विदेशी लोग होते हैं। ये वाले चैप्टर में आप विदेशों का पढ़ने वाले हो। विदेश क्या होता है? एक इंडिया हमारा देश, बाकी सब विदेश। जितने भी हैं सब विदेश है हमारे लिए। बस एक ही देश है, उसका नाम क्या है? इंडिया। ऐसी उनके लिए उनका देश है, बाकी सब। हम भी भाई किसी के लिए वेस्टर्न ईस्टर्न है, ऐसा मत समझो, हम भी किसी के लिए हैं। समझ में आ रहा है? तो इस लेसन में इंडिया छोड़ के सब पढ़ने वाले, ठीक है। अगले लेसन में आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे, हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी मतलब हिस्ट्री प्लस ग्राफी। हिस्ट्री मतलब इतिहास, ग्राफी मतलब लिखना। जब कोई हिस्ट्री के बारे में, पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राफी। क्लियर है ना? ये तो हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन लेक्चर में। अच्छा, अब इधर ध्यान दो, अब एक एक करके पढ़ते हैं। और कथा न सुनो। कथा मालूम है ना? जो कथा सुनता हूं करता है, तो तुम लोग मत करो। भगवान ने मुंह दिया तो उसके साथ बोलो, ठीक है? बोलोगे ना? हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. बेटा हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं और पढ़ते हैं। पर कौन सा हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या होता है? जो भी पास्ट इवेंट्स है, कैसे? कॉर्नोलॉजिकली। कैसे? कॉर्नोलॉजी मतलब क्या होता है? लाइन से। कॉर्नोलॉजी मतलब लाइन से। जो भी पास्ट इवेंट्स है, जब भी उसको हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, पर कैसे? लाइन से। कैसे? कैसे? उससे हम हिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। और एक बात याद रखना, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक आप हो तब तक हिस्ट्री है, क्योंकि आज ही क्या है? हिस्ट्री है। आज ही क्या है? मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब टुमारो, हिस्ट्री मतलब यस्टरडे। समझ में आ रहा है? जब तक आप हो तब तक हिस्ट्री है, इसीलिए हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आया ये? क्योंकि आज ही क्या होता है? हिस्ट्री। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पिरिकल मेथड मतलब लेबोरेटरी मेथड एंड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। देखो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, सपोज आपको कुछ तो इंस्क्रिप्शन मिल गया, कुछ को इंस्क्रिप्शन मिल गया, पत्थर का कुछ तो मिल गया आपको, आप घर भी कुछ तो बना रहे थे, एंड देन आपको कुछ तो मिला, उसमें से आपने निकाला। तो मैंने बोला ना, सब अपने में ही क्या है? हिस्टोग्राफर है, सब हैं, हिस्टोरियंस है सब आप लोग। बट आप लोग अभी हो क्या? नहीं, सीख रहे हो। और मैं कौन हूं? हिस्टोरियन है, मैं को आता है सब। तो आप लोग को ऐसा कुछ तो पत्थर वित्तर मिला, चलो ठीक है पत्थर छोड़ो, कुछ तो मैन्युस्क्रिप्ट मिला। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? दैट टर्म मैन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मैन्यू मतलब हाथ। मैन्यू मतलब जो भी चीजें, जो भी स्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती है उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जो भी स्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। क्योंकि मेन्यू का मतलब ही होता है क्या? हाथ। क्लियर हुआ ये? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, पता चला? क्लियर है? उसको इतिहास के लैंग्वेज में पांडुलिपि कहते हैं। अगर रियल हिस्टोरिकल मीनिंग्स देखोगे तो, पर आपको जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखो, द टर्म मेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स हाथ, विच मीन्स हाथ। क्लियर हुआ ये? आएगा अभी ये वर्ड्स आने, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, वर्ड्स बहुत हार्ड है इसके अंदर। आगे देखो, बोलते हैं कि कुछ चीजें आप लेबोरेटरी में जाते हो एंड देन उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, तब आपको समझ में आता है ये कब का है, कहां का है, कौन से समय का है। उसके बाद क्या बोलते हैं? दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉ दैट रिमेन ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। जब आपको कुछ पता चलता है उसके बारे में, फिर आप उसके बारे में कुछ भी लॉ बनाते हो, कुछ भी कानून कायदा बनाते हो, जो कि टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से एकदम सही है। जैसे सपोज आपको मैंने भेज दिया ताज होटल में, ठीक है, और ताज होटल के बारे में आपको रिसर्च करना है। ताज होटल का तुमको नहीं मालूम, मैंने आपको क्या किया मालूम? ताज होटल का एक टुकड़ा निकाल के दे दिया, एक कुछ तो तोड़ ताड़ के थोड़ा सा उसमें से पत्थर वित्तर निकाल के आपको दे दिया। फिर आप
सब लोग क्या हो, लेबोरेटरी वाले एकदम मस्त गए, पत्थर को उठाया, आपने जाके लेबोरेटरी में चेक भी किया, मालूम पड़ा हाँ भाई 200-300 साल पुराना है ये पत्थर वित्तर जो भी सर ने दिया है। फिर क्या हो गया, फिर आपने देखा, फिर पता क्या लगा होगा, पता चल गया 200-300 साल पर है किधर का, कौन से घर का है। देन आपने रिसर्च किया, देन मैंने आपको ऐसा हिंट दिया, देखो ये मुंबई का है ही है, मुंबई में किसी बिल्डिंग का है ये। तो आप क्या फिर बोलोगे बाबा मुंबई में किसी बिल्डिंग, प्लेस मालूम पड़ गया, प्लेस। फिर आप क्या करोगे, उसके हिसाब से फिर फॉर्मूले बनाओगे, फिर देखोगे कौन से बिल्डिंग का है, उधर का सबका मटेरियल निकालोगे, रिसर्च करोगे, बाद में मैच हो जाता है, पता चलता है आपको कौन से का है, ताज का है। फिर मतलब आपने एक ऐसा लॉ बनाया जो प्लेस के हिसाब से भी परफेक्ट है और टाइम के हिसाब से भी परफेक्ट है। क्लियर है? बिकॉज आपको मालूम है हम उस टाइम पे नहीं थे जब वो चीजें हुई थी। ताज बनाने के टाइम यहां पर कोई नहीं था। अगर कोई बोले ताज बनाने वाला इंसान था, मैं बोलूंगा नहीं, जानवर ने बना के गया उधर। बोलेगा ये कैसा जानवर के पास कैसा बनाएगा, बोला मैं था क्या, या जो तू बोल रहा तू था क्या वो टाइम पे, क्या पता जानवर ही बना के गया हो। नहीं मानने वाले कुछ कर सकते क्या अपन, कर सकते हैं? नहीं। कभी कभी आपने भी देखा होगा कुछ चीजों के ऊपर बहस हो जाती है, मानता ही नहीं सामने वाला, तो क्या करे, सर पट के उसके सामने, नहीं, वो सीधा बोलेगा मैं था क्या, नहीं। तो अपन कुछ कर सकते नहीं, बिकॉज हिस्ट्री को हम रिवाइंड नहीं कर सकते। टिप वापस बटन ऐसा क्लिक किया, वापस रिवाइंड, धड़ाधड़ वापस औरंगजेब आ गया, वापस मारामारी, वापस वो हड़प्पा आ गया, वापस से सब कुछ सीधा हो जाएगा। हो सकता है क्या ये सिर्फ डोरेमोन ही कर सकता है। कौन करेगा? डोरेमोन। उसके पास है मशीन, टाइम मशीन वगैरह। आगे किधर गया? हाँ, दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटली। बोलते जो भी आपने लॉ बनाया है, बेटा एक बात याद रखो, जो आपने बोला वो क्या सब मान लेंगे? नहीं, कोई तो ऐसा होगा बोलेगा नहीं इसने गलत बोला, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर वही जो आपने लॉ बनाया है उसको कंटिन्यूअसली कोई ना कोई स्टडी करेगा, उसके ऊपर फिर आपको कैसे ना कैसे करके गलत साबित करेगा, या तो फिर आपकी बातों को मान लेगा। तो जो भी आप लॉ बनाओगे वो हमेशा कंटिन्यूअसली क्या होएगा, चेंज होते रहता है। समझ में आ रहा है? जब ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था, नेबुलर थियरी पढ़ाया था, टाइडल थियरी जब पढ़ाऊंगा बताया था आपको मैंने, नेबुलर थियरी, टाइडल थियरी, बाइनरी थियरी, ये सब बेटा धरती को बनाने वाला है। सब एक ही चीज बता रहे, धरती बनी कैसे। बोलने वाले कितने? 4 लोग। एक बोलता है नेबुलर थियरी के हिसाब से, एक बोलता है टाइडल थियरी के हिसाब से, एक बाइनरी थियरी। इंसान तीनों है, बता एक ही चीज रहे, क्या धरती ऐसे बनता है, पर सब एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए तैयार है, पर किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं है। सब अपना मत दे रहे, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो अपन किसी को गलत बोल सकते हैं क्या? नहीं। और हमारे पास इतनी पावर भी नहीं है। क्यों? तुमको कुछ मालूम है क्या? फिर तुम बताओ ना क्या सही है। फिर अगर मैं बोल दिया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, सबसे पहले किसने बोला? मैंने बोला, ठीक है, सबसे पहला ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने ही बोला ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने, बिकॉज आई एम हिस्टोरियन। तो आप लोग में से कोई अरे क्या बात कर रहे हो सर, गलत बोल रहे हो, उसने नहीं बनाया। मैं बोला एक काम, अब तुम बताओ कौन बनाया। अब बता लोगे? नहीं, बिकॉज तुमको मालूम ही नहीं। फिर तुम क्या बोलोगे? हाँ भाई मैं तुमको बता दूंगा, देखो इधर से मैंने ऐसा पढ़ा, ये बुक में ऐसा ऐसा है, तुमको दिखा दिया, ले। तो तुमको मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानना है तो तू था क्या वो टाइम पे? यही बात आएगा लास्ट में, जब कुछ नहीं हो सकता तो यही लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तुम थे क्या वो टाइम पे? तो अब क्या बोलोगे? भाई नहीं थे। फिर तू कैसा बोल सकता है कि हाँ उसने नहीं बनाया? देखो आगे वही लाइन है, आगे आ जाएंगे तो वही लाइन है। देखो, इन हिस्टोरिकल रिसर्च it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation। पर कभी कभी कुछ चीजों के लिए लेबोरेटरी मेथड और एक्सपेरिमेंट मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? दिस इज सो बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस इन द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। क्योंकि उस टाइम पे हम नहीं थे और वो चीजें वापस क्रिएट कर सकते नहीं है। कर सकते हैं कैसे? एनीवेडो, टाइम मशीन, बराबर ना, वो बैम्बू कॉप्टर, यही है ना उसके पास। अल्ट्रा बी मालूम है? अल्ट्रा बी, हाँ, वो जादू आ गया तो हो सकता है, आइला जादू, वो फिर आएगा, ऐसा हाथ घुमा के कर सकते, तब कुछ पॉसिबल है। एक बात याद रखना बेटा,
हम फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर देखा जा सकता है पर चेंज नहीं किया जा सकता। मे बी इन फ्यूचर कुछ टाइम मशीन वगैरह बन जाए, बनाने के ऊपर काम प्रोसेस चालू है। और बहुत 40-50 लोग का डेड बॉडी भी ऐसी रखा हुआ है कि शायद इन फ्यूचर हम लोग उनको जिंदा कर सके, रखा गया है। ऐसा साइंटिस्ट लोग का चालू एक्सपेरिमेंट। बट एक बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से फिक्स कर लेना, इन फ्यूचर हम फ्यूचर देख सकते हैं बट वी कांट चेंज फ्यूचर। एक बात याद, कभी नहीं चेंज कर सकते, वो होना ही होना है। क्या डरा रहे सर, समझ में आ रहा है? और ये मत सोचना टाइम मशीन पे वर्क हो रहा है ऑन द, बोलते हैं ना वो इसके जब इन्होंने दिया था वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, क्या नाम है उनका, केरला के रामानुजन ने एक दिया था, ब्लैक होल पे थियरी दिया था। और एक हमारे इसने भी स्टीफन हॉकिंस ने भी दिया था, मालूम है ना स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने भी ब्लैक होल पे थियरी दी थी। मतलब अकॉर्डिंग टू ब्लैक होल थियरी वो लोग कुछ सोच रहे हैं टाइम के हिसाब से, और मे बी इन फ्यूचर शायद, ये तो मेरे को कभी लगता नहीं होगा बट शायद बन जाए। और बन भी गया तो कभी चेंज होगा नहीं, एक बात याद रखना। आगे देखते हैं, ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेटेड लॉ दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। देखा, इसीलिए बोलते हैं हिस्ट्री में आप बता सकते हो, आप सब कुछ बोल सकते हो बट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है वो, क्योंकि हिस्ट्री कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, चाहे वो हिस्ट्री रहे चाहे वो ज्योग्राफी रहे, कुछ भी रहे। अगर मान लिया होता तो 4-4 थियरी नहीं निकालता धरती बनाने का, क्योंकि भाई सब अपना अपना है ना, हम तू उस्ताद तो मैं भी उस्ताद, तू मानेगा नहीं मैं कैसे मान लूं। समझ में आ रहा है? वीडियो चालू है ना? इतना क्लियर हुआ आपको? किसी को कुछ डाउट है इतने में? कोई वर्ड मीनिंग में डाउट है क्या डाउट? आगे बढ़ू। बोलते टू बिगिन वी नीड टू an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. Suppose आप सब मेरे स्टूडेंट हो, हाँ मान लो, पर वो वाला नहीं, आप, मैं हिस्टोरियंस हूँ मैं, ठीक है, और आप लोग अभी उस रास्ते पे हो। आपने क्या बोला, आपने मेरे पास क्लास लगाया एंड देन आप बोल रहे हो सर हमको सिखाओ, और मैं बहुत बड़ा वो हूँ, इसमें बोला ना कि एक्सपर्ट हूँ मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ लैंग्वेज के भाषा में, लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत एक्सपर्ट हूँ। और आप मेरे पास क्लास लगाए हो और आपको भी लैंग्वेज पढ़ना है, आप आए मेरे पास, फिर मैं आपको बता रहा हूँ हाँ भाई ऐसा ऐसा लैंग्वेज है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर हिस्टोरियंस बनना है तो सबसे पहला स्टेप ही होता है आइडेंटिफाई द लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज थी। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट बोलते, देखो स्क्रिप्ट अलग होता है बेटा, एक बात याद रखना, और लैंग्वेज अलग होता है। लैंग्वेज मतलब भाषा, स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका, लिपि जिसे बोलते हैं। जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ये पुराना है। जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, ये 2 स्क्रिप्ट सबसे टॉप पे। पहला कौन सा स्क्रिप्ट? ब्राह्मी। कौन सा? ब्राह्मी। ये कब चलता था? अशोक सम्राट के समय, आज से 2300 साल पहले। कितने? 2300 BCE, बिफोर क्राइस्ट ईरा। समझ में आया? तो वो ब्राह्मी लिपि का ज्यादा इस्तेमाल आपने देखा रहेगा, अशोक सम्राट का सीरियल वगैरह बहुत आता है, उनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन वगैरह ऐसे जो ब्राह्मी में ही लिखे थे। तो लोग समझते नहीं थे, उनको मिला, इंडिया में बहुत सारा उनका है इंस्क्रिप्शन, बहुत है, लोगों को मिला। अब वही है ना भाई, लैंग्वेज जानते ही नहीं है, क्या मालूम क्या है। तो एक आदमी, एक महान आत्मा आया बाहर का, उनका नाम था जेम्स प्रीसेप। नाम क्या था? जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप इज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मी लिपि। बोलते हैं उनको, इन्होंने पहले ट्रांसलेट किया ब्राह्मी लिपि है क्या, इसका मतलब क्या होता है। कब? 1838 में। कब किया था? कब किया था? नाम क्या था उसका? जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप ये फॉरेनर लड़का था। अब लड़का था कि लड़का था, लड़का ही था, जवान था वो। पर उसने कैसे कर लिया, उसको कैसे समझा? वो भी बता रहा हूं। देखो सपोज हिंदी में क ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ए ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं, लिखने का तरीका है ये, ठीक है।
वैसे ही ब्राह्मी लिपि का कुछ ऐसा तरीका, समझो मैंने इसको बोल दिया ये क है, ये लाइन को मैंने क्या बोला क या ए है, ये लाइन को क्या कर दिया बी, ये लाइन को क्या कर दिया सी। ये मेरा लैंग्वेज है, मैंने खुद का लैंग्वेज बनाया, मैंने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कुछ तो वर्ड लिखा, अब मैंने बनाया, तुमको समझेगा क्या नहीं। मैंने क्या उधर लिख के दिया नोट, ये लाइन का मतलब क है, ये लाइन का मतलब ख है। उसी तरीके से उसने भी कुछ वर्ड्स को लिया, बहुत डीपली स्टडी किया, तब जाके उसको मालूम पड़ा हाँ इस वर्ड का मतलब ये है। एंड देन धीरे 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 करके उसने पूरा अल्फाबेट बना दिया कि बाबा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ए ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, बोलो सर ये बना दिया क्या, नहीं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में बी ऐसा बनता है या बा ऐसे बनता है। समझ में आ रहा है? ये उनका लिखने का तरीका था, बाद में उसने ट्रांसलेट किया पूरा ब्राह्मी लिपि। जब बेटा क से लेके ज्ञान तक मालूम पड़ेगा तो फिर वर्ड तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, ABCD मालूम पड़ेगा तो वर्ड को तो हम पढ़ ही सकते हैं ना। सबसे पुअर लैंग्वेज है, मैं तो बोलता हूं इंग्लिश, बोलता हूं ना, सब दुनिया में सबसे गरीब लैंग्वेज है तो कौन सा है वो, इंग्लिश, जिसको आप पढ़ रहे हो ये, क्योंकि इसके पास वर्ड्स ही नहीं है, कॉपी करता है, बहुत सारे वर्ड्स जो रहेगा इंग्लिश में है ही नहीं, वो हिंदी को इंग्लिश बना देता है ना। नहीं मालूम, बोलूं? अच्छा बताओ, फिर से मैं क्वेश्चन करता हूं, सन, सन मालूम है, SUN, SUN, सन मतलब सूरज। अनदर मीनिंग क्या है सूरज का? इज देयर अनदर मीनिंग ऑफ सूरज? सूरज, अरे सूरज वो सूरज नहीं, वो आसमान वाला सूरज की बात कर रहा हूं। और कोई इंग्लिश में वर्ड है क्या सन के अलावा सूरज को बोलने के लिए? हम हिंदी में सूरज बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आग, आदित्य, दिनेश, मित्र, इतना बोलते हैं। इसका है कुछ? है? नहीं है, क्या करे बताओ? तो बताओ ना कितना गरीब लैंग्वेज है क्या नहीं है? ऐसा बहुत सारा वर्ड्स है, बहुत वर्ड है जिसको इंग्लिश में है ही नहीं, वो हिंदी का ही उठा लेगा या किसी लैंग्वेज का एक ही मीनिंग है। हम देखो पप्पा को डैड बोलते हैं, डैड मतलब क्या होता है? एक टाइम से डैड मर गया होता है ना। डैड का जब आप थर्ड फॉर्म पढ़ोगे तो डैड ही होता है ना। तो डैड मतलब क्या होता है? DAIED पढ़ते हो, डैड खत्म ना। मॉम, मम्मी का मम्मी, वो हमारे हिंदी लैंग्वेज में बेटा मम्मी नहीं बोलते थे, माता जी बोलते हैं और पिताजी बोलते हैं, तो हमने ट्रेंड चालू कर दिया है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश का तो छोड़ दे, इंग्लिश का बेइज्जती करूंगा और वीडियो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, जाने दो आगे। Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manuscript, manufacturing date and type of paper। देखो बाद में मैं वो एक्सपर्ट क्या करता है? एग्जामाइन करता है। ऑथेंटिफिकेशन मतलब एकदम प्रॉपर, हाँ एकदम प्रॉपर ओरिजिनल, उसका वो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है और लेटर का स्टाइल कैसा है। जैसे बोला ना ए वाला स्टाइल ऐसा है, क को ऐसे बनाते, तो वैसा उसका लेटर का स्टाइल क्या है। और जिसने लिखा है ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैंने लिखा था क, इसका मतलब क था, मेरा क्या स्टाइल है वो, ये सब प्रॉपर तरीके से स्टडी करता है और तब जाके उसका ट्रांसलेशन करता है। एक बात और याद रखना, इधर ध्यान दो, उसको भी मालूम नहीं ये सही है क्या नहीं, मालूम है क्या? सही ट्रांसलेशन किया उसको ही मालूम। अरे जिसने वो अशोक महाराज आके कान में बोल के गए नहीं भाई इसका यही मैंने लिखा है, बोल के गए नहीं, उसने भी ऑब्जर्व किया है और उसी का बात हम मानते हैं। सर एग्जाम ही मतलब हाँ समझ में आ रहा है? एकदम प्रॉपर्टी, ऑथेंटिसिटी, हाँ प्रॉपर। क्राइटेरिया मतलब? क्राइटेरिया नहीं मालूम? क्राइटेरिया रहता ना, क्या तरीके हैं, तरीका। समझ में आ रहा है बेटा? उसने भी अपने स्टडी से निकाला है उसका मतलब ब्राह्मी लिपि, कोई भी मतलब स्क्रिप्ट का, उसको भी मालूम है क्या वो सही है? नहीं, बट सब एक्सेप्ट क्यों करे? बिकॉज सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सपोज आप किसी इलाके में रहते हो, वहां पर एक ही कपड़े का दुकान है, बाकी 15-15 किलोमीटर दूर कोई इलाका नहीं है, कहीं पे कपड़े का दुकान नहीं, तो आपके पास कुछ ऑप्शन है क्या? आपको जाके उधर से ही लेना पड़ेगा। वैसे इसका भी इस सीन में भी ऐसा होता है, जो एक्सपर्ट ने ट्रांसलेशन दिया है,
लोगों के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोगों ने उसको आज भी इसके ऊपर रिसर्च चालू है, आज भी रिसर्च चालू है। आगे देखते हैं, जैसे हो गया और देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। इस जिस चीज में आप, जैसे सपोज आपको पत्थर मिला, उस पे पत्थर पे कुछ तो लैंग्वेज लिखा था, लैंग्वेज हमने स्टडी कर लिया। अब फिर स्टडी करेंगे ये पत्थर पे लिखा कब गया था, या इस पत्थर को बनाया कब गया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ पेपर। सपोज कुछ तो पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट है वो। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैंने बोला हाथों से लिखा हुआ चीज, पर मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है मालूम है, जब किसी पेपर पे हाथ के द्वारा लिखा जाता, वो पेपर नॉर्मल पेपर नहीं होता था। हिमालय में एक पेड़ होता है जिसका नाम था बुर्ज, एक पेड़ का नाम है। उस पेड़ के छाल मालूम है, उसका कवर पेड़ का, उस छाल को निकाल कर लाते थे, उसको सुखाते थे, उसको मस्त प्रॉपर तरीके से रखते थे एंड देन लिखते थे उस पे। ऐसे वाले चीज को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। क्लियर हुआ ये? तो वो पता करता था भाई ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखा कब गया है, लिखने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है, लेटर का क्या तरीका है। उसके बाद स्टैंप्स कौन से लगे हैं, अथॉरिटी। सच डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटनाइज्ड बाय हिस्टोरियंस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस। स्क्रूटनाइज मतलब फिर उसमें वो बोलते हैं ना, जितना हो सके उसके ऊपर बहस करो, जितना हो सके उसको और ऑथेंटिफिकेशन करो, क्लियर करो कि हाँ सही है, ये जो तुमने बताया वो सही है। बहस करना होता है ना, कि मैंने दे दिया फिर भी उस पर तर्क, मालूम है तर्क, बहस ही बोल दो, बहस सही है। समझ में आया? तो उसने जो बताया ना उसके ऊपर प्रॉपर बहस होता है एंड देन उसमें पूरा एकदम निकाला जाता है। क्लियर हुआ ये? देखो इस ओवरऑल पैराग्राफ में क्या है, एक बार ध्यान से सुनो। अभी तक जितना पढ़ा आपने उसमें क्या बोलता है कि आपने पास इवेंट्स को लिया, लाइन से लगाया, वो हिस्टोरिकल है, वो तो बात समझ में आया। एंड देन बोलते हैं कि जब कोई भी चीजें, जब हर एक हिस्टोग्राफी जो होती है वो लेबोरेटरी मेथड से प्रॉपर होती नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे हम थे नहीं। बाद में क्या बोलते हैं कि आपको कुछ भी मिला, सबसे पहले जब भी आपको स्टडी करना होता है तो सबसे पहले एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो क्या करता है, लैंग्वेज को अच्छे से समझता है। लैंग्वेज लिखने का तरीका क्या था, वो किस टाइम पे लिखा गया था, कौन से पेपर पे लिखा गया था, कौन सा स्टैंप था, अथॉरिटी कौन से स्टैंप की थी, उसको बाद में हिस्टोरियंस क्या करते, स्क्रूटनाइज करते, जितना हो सके स्टडी करते, डिटेल में बहस करते आपस में, एंड देन जाके उसको हिस्टोरिकल रेफरेंस, फिर उनको जाके रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, फिर जाके उनको प्रॉपर तरीके से मिलता है। सपोज आपको कोई चीज नहीं आता है तो आप क्या करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो। वैसे ही ये लोग भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं एंड देन एक सबका मिला करके एक वापस से एक पूरा बना देते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओवरऑल समझ में आया? क्रोनोलॉजी लाइन से, क्रोनोलॉजी मतलब लाइन से। क्लियर हुआ ये? रेलेवेंट मतलब मिलता जुलता, रेलेवेंट मतलब मिलता जुलता। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा चार्ट आता है 2 नंबर के लिए, पूछता है, क्या पूछेगा, लिख देगा राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। फिर आपको ऐसा 4 ऐसा एरो दे देगा, 1 2 3 4, चारों भरोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। बुक्स के अंदर से आते हैं लगभग, चांसेस यही रहते हैं। ठीक है? हाँ, क्लिक करो उसको, लो पावर मोड। ध्यान दो इधर, देखो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है, एग्जामाइन रेलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, अच्छे से एग्जामाइन करना है। एग्जामाइन करना मतलब ध्यान से उसको स्टडी करना है। जो भी आपके पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसे ध्यान से हमें क्या करना है, स्टडी करना है। क्या करना है? जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, स्टडी करना है। ये पहला है, नंबर 1। दूसरा, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। बोलते जो भी इंफॉर्मेशन आपने जमा किया है उसको हाईलाइट करो, वो प्रोसेस को
हाईलाइट करो एंड द लीड हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, फिर उसको आप कन्वर्ट करो आपके हिसाब से, फिर जाके वो लोगों के लिए रेफरेंस बनता है। देखो एक बात याद रखो, जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो पूरा छापते नहीं हो। पूरा छापते क्या हम? नहीं, कुछ तो अपना मर्जी का भी लिखते हैं। जिसने लिखा है एक पर्टिकुलर चीज पे लिखा है, आप क्या करते हो उस पर्टिकुलर चीज को अलग अलग जगहों से रिसर्च करके लाते हो, फिर एक जगह पर लिखते हो, और कुछ अपना मर्जी का भी लिखते हो। पर जो भी इंफॉर्मेशन आप लाते हो उसे आपको क्या करना है? प्रॉपर एग्जामाइन करना है। क्लियर हुआ? ये डाउट है किसी को? आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस। आपको समझना है टाइम और स्पेस के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो कैसा होना चाहिए? एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड मेथड। बोलते जो भी इवेंट्स हैं, जो भी झगड़ा लड़ाई के ऊपर आप लिख रहे हो, वो एकदम टाइम एंड स्पेस के हिसाब से एकदम बराबर होना चाहिए। अब हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत है ना, कभी हुआ था? पढ़ा है कभी बैटल ऑफ पानीपत? भारत आजाद कब हुआ था? इतना मालूम है ना? 1947। इतना तो मालूम है, तो हमको मालूम है, हमने पढ़ा है 1947 में भारत आजाद हुआ है। वो हम वो टाइम पे, उस टाइम पे भी नहीं थे, बट बहुत सारे हमारे पास हिस्टोरिकल वो है, बुक्स वगैरह है, तो हमको पता चल जाता है भारत आजाद 1947 में हुआ। तो वही सब चीजें जो भी अभी टाइम एंड स्पेस के हिसाब से एकदम करेक्ट है। 1947 कोई 1947 1946 हो सकता है क्या? नहीं, एकदम करेक्ट है, 1947 में भारत आजाद हुआ था। आगे देखो, फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, सपोज आपने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया? भारत आजाद, भारत आजाद। आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन, पहला आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसको प्रॉपर किया, फिर कुछ अपना ऐड किया, फिर उसको टाइम एंड स्पेस के हिसाब से जोड़ दिया, फिर उसके ऊपर आपने क्वेश्चन बनाना शुरू किया। भारत आजाद हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, कितने लोग ने किया, क्यों आजाद हुआ, कौन कब्जा किया, कहां कब्जा किया, क्यों, क्या, कैसे, किधर, सब आप क्वेश्चन बनाना शुरू। समझ में आ रहा है? हाँ, टाइम एंड स्पेस के देखो, टाइम मतलब समय के हिसाब से, स्पेस मतलब जगह के हिसाब से। सपोज ताज ही महल है, ताजमहल बना है, मैं पूछूंगा कब बना है, तो आप बोलोगे सर 100-200 साल पहले बना है। ये टाइम के हिसाब से हो गया। सर स्पेस की बना कहां पे है ये, तो आप क्या बोलोगे? मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के इधर। तो ये टाइम एंड स्पेस के हिसाब से परफेक्ट जगह, एकदम लोकेशन एकदम परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? आपको भी जो भी आपको एग्जाम, जो भी आप हिस्टोरिकल रिव्यू दोगे ना, वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बट पूरा तरीके से परफेक्ट कोई दे पाता नहीं है। क्लियर हुआ ये? फिर आपने क्वेश्चन बनाया, देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? नियम बनाना। कोई तो, जैसे मैंने बोला ना, सबका अपना अपना रूल होता है, तो वैसे आपको भी कोई ना कोई नियम या कोई ना कोई कायदा कानून बनाना है। आगे आता है क्रिटिकली एग्जामाइन वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फिर जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, जैसे आपने, मैंने बोला भारत आजाद, आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो उसमें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का इस्तेमाल करो। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कौन सा है? कितना है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। तो उस भारत आजाद जो आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड तीनों सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का इस्तेमाल करके उसको पूरा लिख दो। समझ में आया? ये क्लियर हुआ चार्ट? इसमें से सिर्फ 4 ही आता है कोई। ये टॉपिक है आपका राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, ये आ जाएगा, ऐसा 4 आएगा सिर्फ। तो कोई भी 4 आपको लिखना है, तो आप वो डिसाइड करो कौन सा 4 आपको लिखना है। पूरा मत लन करो, सिर्फ 4, जो छोटा छोटा है वो 4 आप कर लो। इंपॉर्टेंट IMP है ये क्रिटिकली एकदम ध्यान से। क्लियर हुआ ये? किसी को कुछ डाउट है क्या? एकदम आप लोग बुक नहीं लाए हो छोटा, जो बोला था छोटा बुक? हाँ, निकालो उसको। वर्ड मीनिंग कब लिखोगे? फिर बाद में पूछोगे मेरे से वापस। साथ साथ में लिखते चलो। अब यहां पर बहुत सारा वर्ड मीनिंग आने वाला है। इतना अभी तक क्लियर हुआ? किसी को उसमें पिछले वाले में डाउट है क्या? नहीं। आगे देखते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्ट्री रिसर्च।
बोलते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल रिसर्च में थोड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए रहता है, थोड़ा नियम कायदा है। वो क्या क्या नियम कायदा वो देखो। पहला नियम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? जो रिटर्न सोर्सेज जो है वो ढूंढता है। हाँ बोल सकते, आर्कियोलॉजी मतलब जो खुदाई वगैरह करके, हाँ हाँ, जो खुदाई वगैरह करके क्या करता है, निकालता है सोर्सेस। समझ में आया? वो आर्कियोलॉजी, जिसको हिंदी में पुरातत्व बोलते हैं। अर्चिवल साइंस, अर्चिवल ये होता है पूरा, ये टेम्पल। हाँ ये देखो, आर्कियोलॉजी मतलब जो खुदाई करके इंफॉर्मेशन को निकालता है। जैसा जब ये अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन का हुआ था तो उसको पूरा नीचे से खुदाई करके पूरा निकाला था, दैट इज आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये अर्चिवल साइंस पुरातत्व विज्ञान होता है। पूरा अर्चिवल मतलब क्या था, पुरानी पुरानी चीजों को निकाल के लेके आना वापस और उसके ऊपर फिर स्टडी करना, दैट इज अर्चिवल साइंस। क्लियर है? उसके बाद आता है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। इसका मतलब तो पूछो ही मत मेरे से, बहुत बार बता दिया हूं। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब होता है द टर्म मैन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कौन सा है वो? मैन्यू। मैन्यू मतलब हाथ से, तो जो भी लिखा जाता है हाथों से उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये इपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इपिग्राफी मतलब वो चीजें पढ़ना। इपिग्राफी मतलब वो लेख जो पत्थर पर लिखा होता है। पत्थर पर जब कोई चीज लिखा होता है, कोई भी लैंग्वेज लिखी होती है, उसे इपिग्राफी कहते हैं। समझ में आया? आप ऐसे ही लिखना, इपिग्राफी मतलब जो पत्थर पर लिखा होता है। देखो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो पेपर पे लिखा होता है। इपिग्राफी क्या होता है? जो पत्थर पर लिखा होता है। ये थोड़ा है, समझ के चलो। क्लियर है? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? एक नॉर्मल पेपर पे लिखा जाता है हाथ से, और इपिग्राफी पत्थर पर लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन देखो यहां पर लिखा हुआ, जिसे शिलालेख बोलते हैं। शिला मतलब पत्थर होता है और लेख मतलब लिखना। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं? मैन्युस्क्रिप्ट और इपिग्राफी डिफरेंशिएट हो रहा है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? है क्या डाउट? लिख के लेना अच्छे से। क्लियर है? पूरा, हाँ, अर्चिवल साइंस मतलब वो जो बोलते हैं ना, जब खुदाई वगैरह जो भी मिलता है उसके ऊपर फिर जब स्टडी करते हैं, जिसे हम पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं। समझ, जो प्राचीन चीजों के ऊपर स्टडी करते हैं, वो जो पुरानी पुरानी चीजों पर स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। लिखने के तरीके को क्या करना है? हमें एनालिसिस करना है। समझ में आया? हाँ, एनालिसिस मतलब सर्च, एनालिसिस मतलब बोलते हैं ना, निरीक्षण करना है, उसके ऊपर स्टडी करना है। डेंजर बच्चे हमारे। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा। न्यूमिस्मेटिक मतलब, अब ये क्या होता है? ये एक स्टडी है सिक्के के ऊपर, ओनली सिक्के के ऊपर। हाँ, नोट वगैरह मत लेके आ जाना। उसमें बहुत सारे सिक्के होते हैं, मालूम है ना? कांच के सिक्के थे पहले, बाद में तांबे का सिक्का आया, बाद में सोने का सिक्का आया था, फिर चांदी का सिक्का आया, बराबर। अभी अभी कौन सा चलता है? स्टील का। क्लियर है? कॉपर का भी चलता था। अब आता है एंड लास्ट में जीनोलॉजी। ये क्या होता है? जो बोलते हैं ना, इसके पप्पा, इसके भी पप्पा, हाँ, एंसेस्टर्स का। जो पहले हमारे जीनोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री चलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा ये अपना अशोक मौर्य, इस तरीके से चलता था। इसे क्या कहते हैं? जीनोलॉजी। मैं वो राजा हूं तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका भी बेटा राजा बनेगा। पहले हिस्ट्री ऐसी ही चलती थी, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ऐसे चलती थी। बेटी रहेगी तो अभी तक हिस्ट्री में, ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले भी नहीं पूछा था मेरे से, और आप भी पूछ रहे हो, आज तक इंडियन हिस्ट्री में, बाहर का इतना हिस्ट्री नहीं मालूम मेरे को, इंडियन हिस्ट्री में बेटा एक बात याद रखना, एक ही लड़की है जो बनी आज तक रानी, उसका नाम था झांसी की रानी। अरे बाप रे, वो नहीं, वो तो झांसी की रानी उनको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई था नहीं संभालने के लिए, उनके पति जी का वो हो गया था, तो झांसी वो है उनका, तो बात छोड़ो। तो ये रजिया सुल्तान करके एक थी जो रानी बनी थी पहली बार दिल्ली की सल्तनत में। वो ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिए लड़के लोग ने, उसको भी हटा दिया बाद में। तो लगभग जिसके लड़के नहीं होते वो एडॉप्ट कर लेगा कहीं ना कहीं से, उस लायक रहेगा जो उसके साम्राज्य में उसको राजा बना देगा। पर लड़कियां नहीं बनी आज तक, बनी होंगी तो पता नहीं है। एक ही बात पता है मेरे को, वो जिसको मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है?
तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। तो ये पूरा चीज समझा, पूरा चीज समझा। आर्कियोलॉजी मतलब जो खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। आर्चिवल साइंस उस हाँ, उसके बाद आता है कौन सा, इपिग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो पेपर पर लिखा जाता था, पर कैसे लिखा जाता है, हाथ से। इपिग्राफी मतलब जो पत्थर पर लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं, जो पत्थर पर लिखा जाए उसे इपिग्राफी। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइल, लिखने का तरीका कैसा है। ये मैं बोल दिया सर ये ए है, इसको आपको ए ही मानना पड़ेगा। ये तो मैंने बोला ए है ना, तुमको मालूम है क्या, नहीं, फिर तुमको स्टडी करना है। यू आर हिस्टोरियंस, तुमको पता होना चाहिए मेरा सोच कैसा था वो टाइम पे। लिखने वाले का तरीका और लिखने वाले की सोच आपको पता होना चाहिए। आज के जमाने में ए ऐसा है, ये तो बेटा आपको आपके माँ बाप ने सिखाया ना, पहला बेटा इसको ए बोलते हैं। अभी आपके पिता ने अगर समझो बोला ये बी है, आप कोई लड़का पैदा हुआ उसके पप्पा बोलते हैं ये बी है, तो बी ही मानेगा ना वो, क्योंकि लेटर ऑफ स्टाइल क्या है वो उसको मालूम है, उसके पप्पा ने दिमाग में भर दिया बी। पर बाद में बड़ा वो पता चला सर ए है, गलत हो गया ये तो। वैसे ही जब ब्राह्मी लिपि का उसने ट्रांसलेशन किया, सही है क्या वो, अब वो भाई अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है तो वो सही है। समझ में आया, आगे देखते हैं ये पूरा। और उसके बाद न्यूमिस्मेटिक समझ, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, भाषा, लैंग्वेज। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक मतलब जब सिक्के का, ओनली सिक्के का। उसके बाद जेनोलॉजी, जीनोलॉजी मतलब पता ही है, मेरे बाद उसके बाद उसके बाद, क्लियर। अब आता है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। हाँ वंश, हाँ वंश बोल सकते, वंश। वी हैव लर्न about that historical research method, critically examine the historical source and writing the historical narratives। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि पहले हमने क्या किया, हिस्टोरिकल चीजों को जमा किया, बहुत उसके ऊपर एग्जामाइन किया, एंड देन उसको लिखा और पढ़ा। ये हमने अभी तक किया, इसके बाद अभी यही किया ना अभी तक। अब क्या करना है, द राइटिंग ऑफ, मेरे साथ बोलेंगे, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव is known as हिस्टोग्राफी। फिर से एक बार, द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव्स इज नोन एज हिस्टोग्राफी। ये बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सीधा सा एक रहता है ना, बोलते हैं कि जब भी आपने उसको, इसने क्या बोला, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स। आपने हिस्ट्री पढ़ा, सब समझा, एकदम अच्छे से एग्जामाइन किया, स्टडी किया, फिर आपने क्या लिखा, दैट इज हिस्टोग्राफी। समझ में आया, तुमने दुनिया भर का सुन लिया, तीनों सोर्सेस का इस्तेमाल कर लिया, अब भी पढ़ा तुमने तीनों सोर्सेस का, रिटर्न, ओरल और मटेरियल, ये तीनों सोर्स का इस्तेमाल करके तुमने पूरा नॉलेज कलेक्ट कर लिया है, एंड देन जब आप लिखते हो दैट इज हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी मतलब ही होता है, द टर्म हिस्टोग्राफी दो वर्ड से है, हिस्ट्री और ग्राफी। जब हिस्ट्री के बारे में आप खुद लिखते हो तो वो हिस्टोग्राफी होता है, और जो हिस्टोग्राफी लिखता है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस। आगे के लाइन में वही होएगा, जो हिस्टोग्राफी तो आपने कर लिया, सर आप कौन हुए, फिर आप सब हिस्टोग्राफी कर लिए तो आप कौन हो गए, हिस्टोरियंस। साइंस के बारे में लिखा तो कौन हो गए, साइंटिस्ट। ज्योग्राफी लिख दिया तो समझ में आया, तो नाम बन जाता है, वैसे ही समझ में आया, वो नाम बन जाता है। क्लियर है इतना, किसी को डाउट इसमें, ये हिस्टोग्राफी का तुम्हारे हिसाब से डेफिनेशन समझाइए। लिखने के लिए डेफिनेशन सही है, पर समझाना क्या होता है, हिस्टोग्राफी क्या होता है, वो क्लियर हुआ सबको। एक बार फिर से बोलेंगे, तुम्हारा डेफिनेशन ये याद कर लेना, व्हाट इज हिस्टोग्राफी। एक मेरे साथ बोलो एक बात, एनर्जी दिखाओ थोड़ा सा। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स इज नोन एज हिस्टोग्राफी। हु राइट्स सच नरेटिव्स इज नोन एज हिस्टोरियंस। आप कौन हो, हिस्टोरियंस। आप लोग कौन हो, हिस्टोरियंस। क्लियर हुआ ये, आगे बढ़ो अभी देखते हैं। अभी द हिस्टोरियंस कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास इवन इन हिज नरेटिव्स। बेटा मैं अगर समझो हिस्टोरियंस हूं तो मैं क्या पूरी हिस्ट्री तुमको पढ़ा सकता हूं जितना मुझे आता है,
इज इट पॉसिबल? अगर आपको हिस्ट्री लिखना है तो पूरे इंडिया की हिस्ट्री तुम लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। आप जिंदगी बीत जाएगी फिर भी आप लिख सकते नहीं हो। और मैं 2 साल 4 साल आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा फिर भी पूरी हिस्ट्री समझा सकता नहीं हूं। आपके भी बुक में बेटा जो आपके लायक है वही आता है। आपसे जब देखो स्टैंडर्ड होता है, 5वीं में जितना रेंज है उतना ही आएगा, 6th में जितना रेंज है, 7th में जितना रेंज है, 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th सबका रेंज बढ़ते जाता है धीरे धीरे। वैसे यहां पर बोला है द हिस्टोरियंस कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है? द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड अपॉन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम। तो सर करता क्या है? सर हम सब हिस्टोरियंस बनना चाहते हैं तो फिर क्या करें? तो बेटा आप किसी एक टॉपिक को उठाते हो, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को उठाते हो, उसके ऊपर आप स्टडी करते हो। सपोज आप न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ रहे हो। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? वो जो आपने कॉइन पढ़ा ना, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। तो आज तक इंडियन हिस्ट्री में कितने टाइप के सिक्के थे, कब चलते थे, कैसे चलते थे, इसके बारे में पूरा लिख दोगे। ये छोटा सा टॉपिक हो गया, हुआ कि नहीं? मैंने बोल दिया आप महाराष्ट्र की हिस्ट्री लिखो, लिख दोगे फटाफट, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री किसका लिखना है? महाराष्ट्र का। छोटा सा है, लिख सकते हो। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ रहे? एक छोटा सा फ्रेमवर्क, हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है ये। मैंने क्या बोला? आपको मौर्य डेंसिटी के ऊपर लिखना है, तो आप फटाफट मौर्य के ऊपर लिख सकते हो। ये आपका एक छोटा सा पॉइंट है। मैंने आपको क्या बोला? अंबरनाथ की हिस्ट्री लिखो, तो आप फटाफट अंबरनाथ की। इज इट पॉसिबल? यस। अगर मैंने आपको बोल दिया ऑल ओवर इंडिया का हिस्ट्री लिखो, तब तो हो गया, फिर तब कभी होगा नहीं। आप जो पढ़ते हो बेटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगभग वो महाराष्ट्र से ही रिलेटेड होता है। लगभग घुमा फिरा के महाराष्ट्र पे ही आएंगे, देख लेना आगे। जिस स्टेट में पढ़ोगे उस स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए बुक में वही स्टेट का ऐड करते हैं। इसीलिए बोला गया है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द पास्ट इवेंट इन हिस्टोग्राफी। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि सब कुछ हिस्टोरियंस क्या करते हैं आपको बता दे। बोलते इट इज डिपेंड अपॉन दी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सिलेक्टेड बाय हिस्टोरियंस। वो उसके ऊपर है, वो कौन से टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करता है और उसके ऊपर स्टडी करता है। समझ में आया? आप ही हिस्टोरियंस हो, आप लोग 15 लोग हो, 20 लोग हो, 20 टॉपिक सिलेक्ट करोगे और फिर छोटा छोटा आपने छोटे छोटे टॉपिक सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो। क्योंकि जितना आप रिसर्च करते जाओगे उतना नया नया चीज मिलते जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब अपना मत देना, बोलते ना इंटरप्रिटेट करना, बताना अपने उसके बारे में। आगे हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बोलते वो क्या लिख रहा है उसके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों ना टॉपिक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टॉपिक। जो उसका लिखने का तरीका है वो क्या लिखेगा उसके टॉपिक पे ही। अभी मैं बेटा आपको ताज होटल के बारे में लिखने बोल रहा हूं, अगर बेटा आपको ताज होटल के बारे में लिखने बोल रहा हूं तो आप गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में लिखोगे। आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? समझ में आ रहा है? मैं आपको अगर ताज होटल के बारे में बोलूंगा तो तुम गेटवे के बारे में लिखोगे नहीं। मैंने आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या दिया है? ताज होटल। तो जितना भी हिस्ट्री आपको ताज होटल के बारे में मालूम है फटाफट आप लिख दोगे और ये इजीली लिख सकते हो। आगे देखते हैं। देखो द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी वाज नॉट प्रिवलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। बोलते हैं कि आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बोलते हैं कि जो हिस्टोग्राफी था ये वर्ल्ड वाले हिस्ट्री में वो जो अपने वेस्टर्न साइड में इतना फेमस नहीं था। देखो द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव्स हिस्टोग्राफी दैट इज हिस्टोग्राफी वाज नॉट प्रिवलेंट मतलब फेमस इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। जो पुरानी सोसाइटी थी वर्ल्ड की उनको इतना फेमस नहीं था। क्यों नहीं था? हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम और वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे हिस्ट्री, ऐसा भी नहीं था कि वो चाहते नहीं थे, पर इतना फेमस नहीं था।
हिस्टोग्राफी करना वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना फेमस नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हिस्ट्री नहीं मालूम थी, पर वो करते नहीं थे, क्योंकि ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री बारे पढ़ रहे हैं। अभी जब इंडियन हिस्ट्री में देखोगे उनको बहुत चाहत थी बोलने का। तुम्हारे दादा दादी का जानती रहोगे, हमारे गांव में ये थे, ऐसे करते थे। अभी आएगा ना, क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट? अभी तक ये आगे थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आपको ओवरव्यू देता हूं इसका। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हिस्टोरिक ancient people also felt that need of passing on the story of the life and welfare of the ancestor to the next generation। बोलते हैं वो एंशियंट पीपल जो पुराने लोग थे वो भी चाहते थे कि उनके जो पूर्वज है, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उनकी वेलवर मतलब वीर गाथा, वेलवर मतलब वीरता बोल सकते हो आप, वेलवर मतलब वीरता। वो भी क्या चाहते थे कि हमारे जो पूर्वज है उनकी वीरता की बातें हमारे आगे आने वाले जनरेशन को पता चले। आप लोग के दादा दादी बताते ना, तुम्हारे परदादा ऐसे थे, वैल्यूअर मतलब क्या था? वीरता। समझ में आ रहा है? तो वो लोग भी चाहते थे कि भाई हमारी भी वीरता की बातें, हमारे भी पूर्वज के जो महान महान काम है वो भी अगले जनरेशन तक पहुंच के जाए। आगे देखते हैं फिर क्या बोलते हैं। एंशियंट कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मींस लाइक केव पेंटिंग। बोलते हैं इसलिए एंशियंट लोग क्या करते थे मालूम है? केव पेंटिंग करते। केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा, पेंटिंग मतलब कला। के गुफा में जो पेंटिंग किया वो क्या हो गया? केव पेंटिंग। आगे क्या बोलते हैं? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, आप बैठो अपने दादा दादी के पास, स्टोरी टेलिंग करते हैं लोग, बताते हैं अलग अलग टाइप के स्टोरीज। और क्या बोलते हैं? सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बलाड्स। ये सिंगिंग सॉन्ग मतलब गाना भी गा के बताते हैं। बलाड मतलब ये जो वीर गाथा होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है ना, आमचे कौन सा तो पोहड़ा है, पोहड़ा मालूम है ना, वो छत्रपति शिवाजी का वीर गाथा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो लोग भी करते। देखो, फॉर दिस पर्पस दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इसी को हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। कैसे सर? उन्होंने स्टोरी टेलिंग बोला। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? कौन सा सोर्स है? ओरल सोर्स है। उन्होंने गुफा में लिख दिया, सर ये कौन सा है? मटेरियल। रिटर्न बोलो, मटेरियल, उस मटेरियल उसने पेपर पे लिख के दिया, वो रिटर्न। गुफा में लिखा तो मटेरियल, पेपर पे लिखा तो आया ना। इसी को हम जैसे बुद्धिमान लोग क्या बोला है? मॉडर्न हिस्टोग्राफर, इसी को सोर्स बोलते हैं। समझ में आया? अभी तक इसने क्या बोला? हिस्टोग्राफी बोला था। व्हाट इज हिस्टोग्राफी? जब हम क्रिटिकली एग्जामाइन करके जब कोई चीज नरेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राफी। ये पढ़ा था। दूसरा क्या बोलते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल दी पास इवेंट फॉर द हिस्टोग्राफी। क्या जरूरी है हम कर सकते हैं सब कुछ इंक्लूड? नहीं। वो तो एक पर्टिकुलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। वो जो आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो, फिर उसको आप क्या करते हो? एग्जामाइन करते हो, फिर उसको आप क्या करते हो? बताते हो और बराबर से स्टडी करते हो। ये तो दूसरा पैराग्राफ था। अब तीसरे पैराग्राफ में क्या था? तीसरे पैराग्राफ में ये लोग बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड एंशियंट लोग थे उन्हें हिस्टोग्राफी करने का कोई शौक नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री जानते नहीं थे, ऐसा भी नहीं है कि वो हिस्ट्री जानने में ईगर नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, चाहते नहीं थे। वो चाहते थे, वो भी चाहते थे कि हमारे पूर्वज क्या क्या किए, उनकी वीर गाथाएं हमारी आने वाली जनरेशन जाने। इसलिए उन्होंने क्या किया मालूम है? गुफा में पेंटिंग किया, स्टोरी बताया, और क्या था इधर? गाना गाया, बहुत सारे पोहड़ा वगैरह बनाए। और इसी चीज को हम जैसे लोग क्या करते? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। क्लियर हुआ अभी तक पूरा? ये पूरा पैराग्राफ समझा? तीनों चारों पैराग्राफ? किसी को वापस रिपीट करना है? एकदम अच्छे समझ में आया? कोई वर्ड मीनिंग में डाउट है? एक मिनट में देख लो। ईगर मतलब चाहना, उत्सुकता। किसी को कुछ डाउट है? देख लो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, देख लो। नहीं है? आगे बढ़े। ये थोड़ा एमपी क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोग्राफी।
देयर आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 4 है। कितने हैं? 4। बोलते पहला क्या है? पहला क्या है? इट इज ए साइंटिफिक मेथड। हिस्टोग्राफी ये क्या है? साइंटिफिक मेथड। ये पहला है। और इसमें आपको क्या बनाना है? क्वेश्चंस बनाने। क्या करने? क्वेश्चन। थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। पहले वाले में क्या बोलता है? इट इज ए साइंटिफिक मेथड, और इसमें आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है? ये जो आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? नहीं, कर्म नहीं। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब जो इंसान का इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, लिख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान का कैसे कैसे कौन से स्टेप पे इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़े, इंसान की प्रगति कैसी हुई। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स। ये दूसरा था। फिर तीसरा क्या बोलता है मालूम है? तीसरा ये बोलता है जो आपने पहले क्वेश्चन प्रिपेयर किया था ना, उसको आपको एनालिसिस करना है। दैट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, आपने जो इवोल्यूशन पढ़ा सेकेंड वाले में, उसको आगे और एक्सपांड करते जाओ। पहले वाले में क्या है? अभी तक मैंने रीड नहीं किया, आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक ये साइंटिफिक मेथड है। काय का मेथड है? साइंटिफिक मेथड। और इसमें आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने। क्या प्रिपेयर करने? क्वेश्चन। क्या प्रिपेयर करने? क्वेश्चन। बोलते दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। इसका मतलब वो मैन इवोल्यूशन के ऊपर बेस है कि मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो ऑल दी पास इवन हमको इंक्लूड करना पड़ता है। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा सेम फर्स्ट के ऊपर बेस है। आपने क्वेश्चन बनाया था, याद है फर्स्ट में? तो वो क्वेश्चन को आपको आंसर निकालना है एंड देन एग्जामाइन करना है। एंड द फोर्थ वन इज, आपने जो मैन इवोल्यूशन के बारे में सेकंड में पढ़ा ना फीचर में, उसको और एक्सपांड करना है। अब देखो आपके इसमें क्या है, देखो मेरे साथ बोलेंगे, इट इज अ मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा ये? साइंटिफिक प्रिंसिपल। किसके ऊपर? साइंटिफिक प्रिंसिपल। फर्स्ट मेथड किसके ऊपर बेस है? साइंटिफिक प्रिंसिपल। आया साइंटिफिक प्रिंसिपल। आगे क्या बोलता है? इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। ये स्टार्ट कैसे होता है? फॉर क्वेश्चन बनाने के ऊपर पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होता है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? कौन सा प्रिंसिपल? साइंटिफिक। स्टार्ट कैसे होता है? कौन से बेसिस पे? क्वेश्चन के ऊपर। कौन से बेसिस पे? पहला वाला समझा? किसी को डाउट इसमें? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझा? दूसरे पे चले। दूसरा क्या बोलता है? दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ये, हाँ, ये इवोल्यूशन है। ये जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, मालूम है किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ। देखो आगे, इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चन आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, जो पुराने जमाने में डीड्स मतलब काम क्या करते थे पहले के लोग, डीड्स मतलब काम, एंशिएंट लोग क्या काम करते थे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस होता है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है अभी तक? आगे बढ़ू। देखो, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री ये कभी नहीं बताता, ये कभी एक दूसरे को जोड़ता नहीं है। डिवाइन मतलब क्या होता है? अलग। गॉड। डिवाइन मतलब ऐसे नॉर्मल गॉड ही होता है, पर गॉड नहीं बोलते। तो कोई दैविक चीजों से ह्यूमन कर्म को जोड़ता नहीं। डीड मतलब काम होता है। ऐसा नहीं बोलता कि कोई भगवान ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री कभी भी अपने इंसान के काम को किसी भी दैविक चीजों से जोड़ता नहीं है। दैवी चीजें। कितना क्लियर हुआ? बोलते जो सेकंड है, पहला आपने क्या बोला? इट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल। पहला क्या बोला? साइंटिफिक प्रिंसिपल। और ये स्टार्ट कैसे होता है? हाँ, फ्रेमिंग द क्वेश्चन। पर सर ये क्वेश्चन किसके ऊपर होगा? एंथ्रोपोसेंट्रिक के ऊपर। ये एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या है? इंसान की जो पहले के लोग क्या काम करते थे, कौन से पीरियड में कौन सा काम करते थे, उसके ऊपर बेस्ड होता है। आज से 12,000 साल पहले तुम ये बोलो गैस बनाते थे, टायर पंचर बनाते थे, पॉसिबल नहीं। वो टाइम पे वो लोग शिकार करते थे, हंटिंग करते थे।
बाद में धीरे धीरे आज से बोलते हैं ना, हड़प्पन जब सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर एग्रीकल्चर भी चलता था और बिजनेस भी चलता था, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड बिजनेस स्टार्ट हो गया। आज देख रहे हो, आज दुनिया एकदम आगे हो गई है। तो पर्टिकुलर टाइम पे ये स्टडी करता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। और लास्ट में क्या बोलता है, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन दैविक चीजें और इंसान का काम। दैवी चीजें मतलब क्या होता है कि हम कुछ बोलते हैं ना, ये हम जैसे हमने कुछ तो किया भगवान के द्वारा, कुछ तो उसमें रिलेशन डाल देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तभी हमने ऐसा किया, ऐसा हिस्ट्री मानता नहीं। दैवी चीजें जो भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज हिस्ट्री मानती नहीं, इतना याद रखो। कौन सी हिस्ट्री, ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हो? मॉडर्न हिस्ट्री। वो ये इंडियन नहीं, इंडियन में आएगा, इंडियन लोग बिलीव करते हैं पर बाहर के लोग बिलीव नहीं करते। आगे यही बोलेगा, देखो आगे क्या बोलता है, आगे इसमें बोला नहीं गया, हिंदी मीडियम में था, वो बोलते हैं कि कोई भी डिवाइन से, जो वेस्टर्नाइज पीपल है वो हिस्ट्री को कभी डिवाइन से ऐड ही नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव एनी डिवाइन। भगवान से, दैविक चीजों से वो हिस्ट्री को रिलेट ही नहीं करते, उनके हिस्ट्री में कोई है ही नहीं ऐसा। पर जब हमारी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आएगा, जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ू, देखो अभी आंसर। अब देखो, अब ये जो थर्ड वाला है ना, वापस से फर्स्ट से रिलेटेड देखो। आंसर टू दीज क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। आपने क्वेश्चन बनाया, अब उस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर जहां जहां से जो जो एविडेंस आपको मिले उस क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढ के निकालो। बराबर है? पहले वाला आपने क्वेश्चन बनाया, फिर दूसरे में आपने पढ़ा कहां क्वेश्चन बनाया, कौन से रिगार्डिंग क्वेश्चन था ये? इवोल्यूशन। किसके इवोल्यूशन का? ह्यूमन रिवोल्यूशन। फिर थर्ड क्या बोलता है, जो क्वेश्चन बनाया अब उसका क्या चाहिए आपको? आंसर चाहिए। अब फोर्थ क्या बोलता है, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। बोलते इंसान का ग्रोथ कैसे हुआ उसका ग्राफ बनाते जाता है हिस्ट्री। पहले वो लोग हंटिंग करते थे, बाद में एग्रीकल्चर पे आए, बाद में बिजनेस करने लगे, बाद में कैटल वगैरह पालने लगे। तो इस तरीके से धीरे 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 मैनकाइंड के ऊपर वो ग्राफ बनाने का काम करता है। कौन? हिस्ट्री। आया आखिर में वही। फिर क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड। पर बनाएगा कैसे? पहले के लोग ने क्या काम किए, डीड मतलब काम, उसके बेस के हिसाब से मैन का इवोल्यूशन, मैन का ग्राफ बनाता है। किसी को कुछ डाउट है अभी? चारों में 4 कैरेक्टरिस्टिक समझा? एकदम अच्छे समझा? एक थोड़ा सा शॉर्ट कुछ बोलूं? पहला क्या बोलता है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन हिस्टोग्राफी क्या है? पहला, दिस इज साइंटिफिक प्रिंसिपल फ्रेमिंग द क्वेश्चन। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक ह्यूमन। पहले के लोग ने क्या किया है, कौन से पीरियड में क्या क्या किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है। और वेस्टर्नाइज पीपल कैन नॉट इंटररिलेट द हिस्ट्री टू एनी डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। एंड देन थर्ड आता है, यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन ऑफ आंसर, आंसर क्वेश्चन जो भी आपने बनाया है। एंड द लास्ट वन, हिस्ट्री मेक द ग्राफ ऑफ मैनकाइंड इवोल्यूशन। किसके हिसाब से? ह्यूमन। क्लियर हुआ ये चारों? किसी को कुछ डाउट है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, इट इज सेड दैट, ऐसा बोला जाता है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज इट्स रूट इन द एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। मैंने बोला ना, द टर्म हिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, बोला था द इंट्रोडक्शन लेक्चर में। द टर्म हिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है वेविंग। वेविंग मतलब बुनना। HISTORY का मतलब ही होता है बुनना। कपड़ा बुनना है क्या इधर हिस्ट्री में? नहीं, इवेंट्स को बुनना है। सर कैसे? कॉर्नोलॉजिकली, भूलना नहीं इसको अंत तक। इवेंट्स कैसे होने चाहिए? कॉर्नोलॉजिकली होने चाहिए, लाइन से होने चाहिए। ये पहला स्टार्ट कब कहां पे हुआ था? ग्रीक में। उस इंसान का नाम क्या था? हेरोडोटस नाम था। नाम क्या था? हेरोडोटस। क्लियर हुआ? देखो आगे वही लिखा हुआ है, हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। सर हमको बहुत पहले से मालूम है, हिस्ट्री इज ओरिजिनली कौन सा टर्म? ग्रीक टर्म।
हेरोडोट्स द ग्रीक हिस्टोरियंस ऑफ द 5th सेंचुरी BCE। हेरोडोट्स थे जो कि 5th सेंचुरी BCE थे। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा, मतलब आज से कितना बोला इसने, 5th, आज से 2500 साल पहले। कितने साल पहले? 2500। यूज इट फर्स्ट इन हिज बुक इंटिल द हिस्टोरीज। इन्होंने एक बुक लिखा द हिस्टोरीज करके, और इसके ऊपर इन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन किया था। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन है वो? क्वेश्चन आ सकता है, द फादर डैश इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस। हेरोडोटस बोलो, हेरोडोट्स बोलो, जो बोलो, जहां बोलो, पर बोलो। हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। क्लियर हुआ? हेरोडोट्स राइट डैश बुक, दो हिस्ट्रीज।